साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं आज कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेके आपके समक्ष आया हूँ और बातें थोड़ी गंभीर प्रकार की होगी, सामयिक होगी। हमारे स्कूल सिस्टम के अंदर में हमें स्वरोजगार के बारे में, रोजगार के बारे में, नौकरी के बारे में और स्वयं की नौकरी के बारे में इस पर पढ़ाया जाता है। और इसका परिणाम ये हो रहा है कि जैसे ही क्लास 4th श्रेणी के पोस्ट निकलती है तो पता चलता है हजारों युवा पहुंच जाते हैं। उस पोस्ट की रिक्वायरमेंट होती है 10th क्लास और पहुंच जाते एमकॉम, बीबीए, एमबीए किए हुए बच्चे। अब सोचने वाली बात यह है कि क्लास 4 की पोस्ट पर एमबीए, बीबीए किए वाले बच्चे क्यों पहुंच रहे? क्योंकि उसको बोलते माइंडसेट। उनका माइंडसेट नौकरी के लिए इस प्रकार से तैयार करवा दिया गया है शिक्षा के माध्यम से कि उन्हें यह बताया गया कि तुम जो पढ़ाई कर रहे हो केवल नौकरी के लिए कर रहे हो, जबकि नौकरी एक आय निर्माण करने का एक साधन है। नौकरी आय निर्माण करने का साधन है, पैसे के लिए नौकरी कर रहे हैं। और पैसे कमाने के बहुत सारे साधन दुनिया के अंदर में है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब का जैसे ही नाम लिया जाता है तो वैसे आदमी दौड़ लगाता है, क्योंकि उसका प्रचार प्रसार इतने बेहतरीन तरीके से हुआ है कि 30 दिन जाओ नहीं जाओ तो भी पैसा मिलेगा। ये युवाओं के अंदर में, ब्रेन में भरा हुआ है और उनको ये लगता है कि एक बार नौकरी लग गई कि जिंदगी सेट। क्योंकि जैसे ही पता चलता है कि बच्चे को नौकरी, सरकारी नौकरी लगी तो लड़की मिलना आसान हो जाता है, माँ बाप खुश हो जाते हैं कि चलो एक परमानेंट जॉब मिल गई है, खाने पीने का साधन मिल गया है। लेकिन समय, परिस्थिति, देश काल के हिसाब से अपॉर्चुनिटी चेंज होती है। इस बात को भी हमें ध्यान रखना होगा। शासकीय सेवा, 2 शब्द आते, शासकीय सेवा, शासन की सेवा करने के लिए पोस्ट। तो शासन की सेवा करने के लिए अगर पोस्ट है तो बड़ी पोस्ट पे क्यों नहीं जाना? बड़ी पोस्ट पे आदमी तब जाएगा जब बड़ा सोचेगा। अब बड़ा क्यों नहीं सोचता? उसको बड़ा सोचने के बारे में प्रेरित नहीं किया गया। उसको ऐसी परिस्थिति निर्माण कर दी गई कि उसको ये सोचा गया है कि तुम यही बस इसी पोस्ट के लिए तैयार हुए हो। और इस जंजाल में व्यक्ति फंस जाता है। हमारे जो स्कूल और कॉलेजेस है ये हमें क्या सिखाते हैं? कैलकुलेशन, गणित, कंपटीशन की तैयारी, तर्क शक्ति, कुछ थोड़ा बहुत ड्राइंग वगैरह सिखाते हैं। म्यूजिक की क्लासेस तो बहुत कम होती है, पेंटिंग की क्लासेस बहुत कम होती है। हमारा स्कूल सिस्टम हमें अपने ब्रेन को डेवलपमेंट करने के बारे में कोई एजुकेशन नहीं देता। उसका रीज़न है, इतिहास के अंदर में हम अगर जाते हैं, नालंदा तक्षशिला की बात छोड़ दी जाए, विक्रमशिला की बात छोड़ दी जाए,
कई सालों तक भारत गुलाम रहा है। और जो स्कूल में जो पढ़ाया जाता था उसका रीज़न ये होता था कि किस प्रकार सत्ता में राजा जो महाराजा है उनके लिए कैसे सेवक, अच्छे सेवक निर्माण किए जाए। इसलिए स्कूलों के अंदर बाकायदा अनुशासन, टाइम पे आना, टाइम पे जाना, सारी चीज़ सिखाई जाती। और बहुत से स्कूल बिजनेस स्कूल भी है, लेकिन बिजनेस स्कूल भी बिजनेस के नाम से क्या सिखाते, किसी कंपनी में जाके कैसी जॉब करना है, बॉस को एस सर नो सर कैसे बोलना है, कैसा, वहां तक। और बिजनेस स्कूल के अंदर में कैसे अच्छे नौकर बनना है इसकी स्टडी होती है। फिर ये सिखाया जाता कि किस प्रकार से अपना प्रैक्टिस करना है, स्वयं का रोजगार निर्माण करना है, इस पर बात की जाती है। लेकिन किस प्रकार से बड़े बड़े बिजनेसेस क्रिएट करना है, किस प्रकार से पैसे की समझ तैयार करना है, किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट से पैसा तैयार करना है, किस प्रकार से एक अपॉर्चुनिटी तैयार करना है, किस प्रकार से हज़ारों लोगों को जॉब मिले ऐसी अपॉर्चुनिटी तैयार करना है, इसका प्रशिक्षण कोई स्कूल और कॉलेजेस नहीं देते हैं। और देते भी है तो बहुत कम है। हार्वर्ड है या अन्य इस प्रकार की जो यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पर प्रैक्टिकल किए हुए लोगों को बुलाया जाता है। दो प्रकार का एजुकेशन होता है। एक एजुकेशन है किताब को पढ़ लिया और सिखा दिया, किताब को रट लिया, कंपटीशन दिया, उसी किताब से प्रश्न आए, उसी का आंसर दे दिया और जॉब के अंदर चले गए। अब समय आ गया है नया इन्वेंशन करने का। अब समय आ गया है नई सोच डेवलपमेंट करने का। नया इन्वेंशन, नई सोच, ये कैसी डेवलप होगी? मस्तिष्क के तीन हिस्से हैं, एक दाया है, एक बाया है और एक सबकॉन्शियस माइंड है। एक हिस्सा है जो कैलकुलेशन करता है, गणित में बहुत ये करता है, गणना करता है, याद रखता है। एक हिस्सा है संगीतज्ञ वाला, चित्रकारिता वाला, पिक्चराइजेशन वाला। लेकिन एक हिस्सा जो है वो इमोशनली है, भावनात्मक है, भावों से चलता है। जो भावों वाला हिस्सा है, जो इमोशनल वाला हिस्सा है, वो हिस्सा बड़ा इम्पोर्टेंट है। और किसी भी स्कूल कॉलेज के अंदर में इमोशनली स्टडी नहीं की जाती है। जैसे इमोशनल स्टडी की कहाँ जरूरत पड़ती है? एक डॉक्टर को बहुत अच्छा परफेक्शन इमोशनली होना जरूरी है। एक ऑफिसर को इमोशनली बहुत तगड़ा होना बहुत जरूरी है। एक बड़े लीडर को इमोशनली बहुत स्टेबल होना जरूरी है। एक बिजनेसमैन को इमोशनली बहुत अच्छा होना जरूरी है। एक राइटर को इमोशनली होना बहुत जरूरी है। एक प्रतिनिधि को इमोशनली होना बहुत जरूरी है। और इमोशनली डेवलपमेंट करने के लिए क्या है, बैलेंस होना बहुत जरूरी है। उसके पास ब्लू स्काई थिंकिंग होना चाहिए। ब्लू स्काई थिंकिंग का मतलब है कि एक सपोज मान के चलिए कि किसी को पीएम हमने बना दिया, देश का पीएम बना दिया। अब पीएम के पास ब्लू स्काई थिंकिंग होना चाहिए। सीएम बना दिया, सीएम के पास ब्लू स्काई थिंकिंग होना चाहिए। किसी बड़े मिलिट्री वाले मैन हैं, उनके पास अगर जो लीड करता है उनके पास ब्लू स्काई थिंकिंग होना बहुत जरूरी है। तो ब्लू स्काई थिंकिंग का मतलब क्या है? ब्लू स्काई थिंकिंग का मतलब यह है, अभी तक जो भी हुआ
अभी तक जो भी हुआ उसके प्लस और माइनस का ध्यान रखिए। जो बुराई है उसको छोड़ दे, जो अच्छाई है उसको ग्रहण कर ले, और बाकी भविष्य के लिए एक अच्छी पिक्चर क्रिएट करे। जो वर्ल्ड के जो लीडर है, जो लीडरशिप क्वालिटी लोग हैं, वो ब्लू स्काई थिंकिंग के लोग हैं। कुछ लोगों का मैं जैसे एग्जांपल दूंगा कि जो ब्लू स्काई थिंकिंग में विश्वास रखते थे, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ब्लू स्काई थिंकिंग रखते थे। ये केवल पास्ट का रोना रोते हुए नहीं रहते थे, ये पास्ट के कुछ अच्छी चीजें ले लेते थे कि हम इस देश की शासनकर्ता जमात है, इस देश के सम्राट अशोक जैसे महान लोग हुए, तथागत हुए, हमारी झाड़ू वाली बाई, उसको ऐसा सोचना चाहिए कि कलेक्टर की जगह कहाँ खाली है, बड़े लेवल पे बच्चों को पहुंचाने के बारे में सोचना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि नगर निगम में झाड़ू वाले की जगह कहाँ खाली है। लेकिन हमारे स्कूल आज वही सिखा रहे हैं कि नौकरी पे जाओ, कौन सी भी जाओ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नौकरी की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन आजकल एआई टेक्नोलॉजी आ गई है, और एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये छोटे मोटे काम आने वाले समय में सब झाड़ू पोछा के काम कंप्यूटर कर लेगा, रोबोटिक मैन कर लेगा। तो हमको ह्यूमन डेवलपमेंट ब्लू स्काई थिंकिंग के हिसाब से तैयार करना है, और ब्लू स्काई थिंकिंग के हिसाब से तैयार करने के लिए पहली चीज़ है कि हमें अपने इमोशन को समझना है, हमें ब्रेन की विजुअलाइजेशन को समझना है। ऐसा मान के चलिए, ब्लू स्काई थिंकिंग का मतलब ये है कि हम भारत को एक ऐसे शिखर पे देखना चाहते हैं, भारत की जनता को, कि वहाँ पे सारी चीज़ सबके लिए अवेलेबल हो, एक बहुत शांति का वातावरण हो, बहुत उच्च स्तर के एजुकेशन संस्थान हो, अच्छे अत्याधुनिक स्तर के हॉस्पिटल हो, बहुत बड़े बिजनेस सेंटर्स हो, मेट्रो ट्रेन से लेके सारा सिस्टम बहुत ऑटोमेटिक हो, बहुत अच्छे से हो। और हमने एक बड़ा एक पिक्चर अगर लिया, कब लिया कि अगर हम उस लेवल पे हैं, हम योजना आयोग के अंदर, नीति आयोग के अंदर में हम प्लानिंग बनाने, तो अब बड़ी पिक्चर देखने के बाद में उस पिक्चर को किस प्रकार से साकार करना है, उसको प्रैक्टिकली लाना है, उसके लिए काम करना, उसके लिए प्लानिंग करना, उसको ब्लू स्काई थिंकिंग कहते हैं। तो जितने भी लीडर हुए, जैसे तथागत सोचते थे, वो क्या सोचते थे? ब्लू स्काई थिंकिंग पे सोचते थे, बड़ा सोचते थे, और बड़ा सोच के वो छोटे छोटे काम करते थे। पब्लिक के बीच में जाओ, प्रवचन करो। प्रवचन किस लिए करो? ब्लू स्काई थिंकिंग को डेवलपमेंट करने के लिए, लोगों के ब्रेन को उर्वरा करने के लिए। इसलिए उनके जाने के बाद भी राजा महाराजा और बहुत बड़े बड़े उद्योगपति निर्माण होना शुरू हुए, क्योंकि लोगों का ब्रेन डेवलप हुआ। अगर आज के डेट में अगर हम एग्जाम्पल लिखते, जैसे जापान के अंदर में ब्रेन डेवलपमेंट पे बहुत काम होता है, अमेरिका के अंदर में बिजनेसमैन पे बहुत काम होता है, बिजनेस वहाँ पे स्कूल कॉलेजेस के अंदर में बड़े बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन को बुलाया जाता है, उनके लेक्चर होते हैं ऑनलाइन। और जापान के अंदर तो बच्चों को प्रैक्टिकल सिखाया जाता है। चाइना ने भी वो शुरू किया। इंडिया रटन तोता की तरफ जा रहा है, ये बस्ता लेके रटो, कंपटीशन की तैयारी करना है। हमें पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिकल भी होना है। अगर कोई बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है, सपोज मान के चलिए सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है, तो उसको सिविल इंजीनियरिंग की केवल किताबें ही नहीं पढ़वाना, कैलकुलेशन है उसको साइट पर भी ले जाना है, उसको रोड भी दिखाना, रोड कैसे बनता है वो भी दिखाना, वो भी करके दिखाना है, बिल्डिंग दिखाना है, किस प्रकार से स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा, सारा प्रैक्टिकल करवा के दिखाना है। प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों के साथ में जब चीज़ बनेगी तो वो कुछ अलग बनेगी। डॉक्टर की पढ़ाई है तो उसके साथ प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों साथ में। बिजनेसमैन की थ्योरी है, पढ़ाई के साथ बिजनेस एरिया दिखना, एडवोकेट के साथ में भी ऐसा ही, हर क्षेत्र में प्रैक्टिकल के साथ स्टडी, प्रैक्टिकल के साथ स्टडी। तो जो निर्माण होगा वो एक एक्चुअलिटी वाला होगा। हमें एक ऐसा समाज, समृद्ध समाज तैयार करना है। ऐसे धर्म के मामले में भी स्टडी देन प्रैक्टिकल, स्टडी देन प्रैक्टिकल, फिर अपनाना। अंधश्रद्धा जैसे नहीं, अभी ये जितने भी साधु के नाम से, सन्यासी के नाम से जो दुकानदार बैठे हुए हैं, भगवे कपड़े पहन के, बड़े बड़े मंदिर बना के, वो दान पेटियाँ रख के लोगों से पैसा इकट्ठा कर रहे, बोल रहे मोक्ष की, ये मोक्ष की दुकान, वो भी एक धंधा है। उनके पास प्रैक्टिकल नहीं है। तो अगर प्रैक्टिकल नहीं है
केवल धंधा लगा के बैठा है और ये बोल रहा है कि तुम तो कुछ भी करो, मेरे पास में और दान दो, तुम्हारे सारे गुनाह माफ। तुम शराब पियो, दान दो, तुम्हारे सारी शराब की जो लत है वो हम ठीक हो जाओगे, तुम्हारे शरीर पे कोई नुकसान नहीं होगा। सिगरेट पियो, कोई फेफड़ों को फर्क नहीं पड़ेगा, पियो, शंकर जी के नाम पे कुछ भी करो, बजरंगबली के नाम पे कुछ करो, देवी के नाम से कुछ करो, अल्लाह के नाम से कुछ करो, बाबा साहब के नाम से कुछ करो, किसी के नाम से भी कुछ करो, इससे काम नहीं चलेगा। तथागत ने एक वाक्य बड़ा अच्छा बोला है, किसी चीज़ को जानिए, जानना मतलब एजुकेशन, पढ़ना, समझना किसी चीज़ को, फिर छानिए, तब उसका प्रैक्टिकल करिए, और प्रैक्टिकल करने के बाद में फिर उसको मानिए। सही है तो मानिए, गलत है तो छोड़ दीजिए। जानिए तब छानिए फिर मानिए। तो एक डेवलपमेंट बड़ा ज़रूरी है। तो इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं होने के कारण अभी बहुत सारी घटनाएं जो होती है, इकोनॉमिक में पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन बहुत सोचा तो बहुत जाता है कि मेरा बेटा है, इसकी शादी होगी तो बहू आएगी, बहू इतना दहेज लाएगी, इतनी बड़ी नौकरी पे करेगी, बेटा इतना कमा के देगा। ख्वाब बहुत बड़े बड़े, लेकिन उसके हिसाब से प्रैक्टिकल कम है। ऐसा काम नहीं चलेगा। हमें रीडेवलपमेंट करना होगा। एजुकेशन सिस्टम के जो सिलेबस है उसको सिलेबस को चेक करना पड़ेगा। अंधविश्वास वाला स्लैब बिल्कुल बाहर। अभी मैं शिक्षा की देवी जो सावित्रीबाई फुले है उसका नाम नहीं मालूम, हमारे मुख्यमंत्री जी को नहीं मालूम कि जिन्होंने महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला, पहली शिक्षिका है। आदर्श किसको बना रहे भाई आप? ज्योतिबा फुले जिन्होंने पहला स्कूल खोला अछूतों के लिए, शूद्रों के लिए, जिनको नीचे दबाया गया था, जो पहले के बुद्धिस्ट है, उनका नाम नहीं इतिहास के अंदर में। शिवाजी महाराज जो बोलते थे रयते का राज्य लाना है, मतलब लोगों का राज्य लाना है मुझे, उनका कुछ धर्म का राज्य लाने के लिए काम कर रहे थे, ऐसा बोल रहे। धर्म, तुम्हारा धर्म क्या है? तुम धर्म लेते हो फिर छोड़ देते हो, फिर दूसरा धर्म लेते हो फिर छोड़ देते हो। हमें धर्म नहीं करना है, हमें धम्म के अंदर आना। धम्म यानी लॉ ऑफ नेचर, धम्म यानी मॉरलिटी, धम्म यानी सदाचरण, धम्म यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी, धम्म यानी अपना विजन डेवलपमेंट करना, धम्म यानी अपने आप को ग्रोथ करना, धम्म यानी पूरे वातावरण को ग्रोथ करने की आइडियोलॉजी तैयार करना, धम्म यानी मानव मात्र के लिए सेवा का कार्य करना, उनको अच्छाई की तरफ ले जाना, पशुओं का सारी चीज़ों का संरक्षण करना, पेड़ पानी इसका संरक्षण करना, वातावरण को अच्छा करना, समृद्धशाली करना और दुनिया को बहुत समृद्धिशाली बनाने के लिए काम करना, मतलब धम्म है। लेकिन धम्म मतलब लोगों ने बोला पूजा का काम नहीं। जब आप अपने इमोशन को समझोगे, सबकॉन्शियस माइंड को समझोगे, चित्त को समझोगे, चित्त के शुद्ध करने के सिद्धांत को समझोगे, तब आपकी जो वाइब्रेशन क्लियर होना शुरू होगी। जब आपके अंदर से कचरा हटना शुरू होगा और जब आप स्वच्छता की तरफ, इनलाइटमेंट के एरिया की तरफ जब इंटरनल बढ़ना शुरू करोगे, तब ब्रह्मांड के अंदर के जो अरहत है, जो संबोधि प्राप्त तथागत है, जो ज्ञानी लोग हैं, उनकी चेतना है, उन चेतना के साथ आपकी कनेक्टिविटी आएगी। और जब कनेक्टिविटी आएगी तब आप शोध कार्य करने में कामयाब हो जाओगे और बड़े लेवल पे काम करोगे। इसलिए आपको मूर्खों की संगत से दूर रहना है। पहला काम, मूर्खों के सिद्धांतों से दूर रहने की जरूरत है, क्योंकि जो आपके प्रज्ञा को, आपके इंटेलेक्चुअलिटी को, जो आपके विजडम को डाउन करता है, जो खत्म करता है, उस तरफ जाने की बिल्कुल मनाही। बहुत हो गई चोरी, बहुत हो गई झूठ बोलने का काम, बहुत हो गई हत्या करना लोगों का, बहुत हो गया अनैतिक काम, बहुत हो गई वेश्यागिरी। अब सीलों के ऊपर आना पड़ेगा, अच्छे आचरण के ऊपर आना पड़ेगा। ये जितने भी धर्म के नाम पे झूठ बोलने वाले लोग हैं, धर्म के नाम पे धंधा करने वाले लोग हैं, धर्म के नाम पे जो लोगों को बहकाने वाले लोग हैं, धर्म के नाम पे जो दुकानदार लगाने वाले लोग हैं, जो कहते हैं आपकी दुकान पे नाम पता होना चाहिए कि किस नाम की दुकान है, इस व्यक्ति को मत रखो। मैं बोल रहा हूँ, भारत का मुस्लिम बाहर से आया क्या? केवल मुगल 1% आए होंगे, केवल वो 55,000 थे आक्रमणकारी। तुमने वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था बनाई,
तुमने लोगों को छुआछूत मानी, वो छोड़ के उधर चले गए, गलती तुम्हारी है। पहला दोषी तो वो आदमी है जिसने वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था का साहित्य लिखा, उस पर भिन्न क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हारे दुकान लगाने से कोई समानता आएगी क्या? दुकानों पे नाम लिखने से समानता आएगी क्या? अपनी गलती तो सुधारने को तैयार नहीं हो। पूछते हो कौन से जाति में आते हो, तुमने जातियां निर्माण कर दी। पूछते हो कौन से वर्ण में आए हो, तुमने अपने ब्रेन के अंदर में जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था भरा के इस देश का बंटाधार करके रखा है। तो तुम्हारा जो धर्म है, जो जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था वाला धर्म है, ये दो कौड़ी का धर्म है, ये धर्म नहीं है, ये धंधा है तुम्हारा। और जो धंधा तुम करना चाहते हो, उस धंधे को हम लोग पोषण दे। तुमने जो नकली नकली देवी देवता निर्माण किए, जिसके ना पिताजी का पता है ना माताजी का पता है, कौन सा काम किया नहीं मालूम साहब। तुमने लोगों को मूर्ख बनाने के लिए जो धंधा बना के रखा है, तुम बोल रहे हो कि उस मूर्खता को हम धर्म माने। फिर हमारी सनातन संस्कृति किधर चली गई? कौन सी सनातन संस्कृति है हमारी? तुम कैसी परिभाषा लगाते, तुम्हें सब सनातन का अर्थ ही नहीं मालूम, तुम बोलते हम सनातनी है। कैसे सनातनी हो? सनातन का अर्थ भी पता है, बोले कभी नष्ट नहीं होने वाला। शंकराचार्य कहते कभी नष्ट नहीं होने वाला, कभी नष्ट होने वाला नहीं है। सनातन का मतलब है, सनातन का मतलब है कि नष्ट होना और ये होना वाला नहीं है। सनातन का मतलब है कॉज एंड इफेक्ट के लॉ को जानना, उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना, उसको लागू करना ही सनातन है। और कॉज एंड इफेक्ट के लॉ के अंदर में किस प्रकार से कहा है? असत्य को सत्य से जीतो, बुराई को भलाई से जीतो, क्रोध को शांति से जीतो। यही सनातन धम्म है, यही सनातन धम्म है। ये सनातन धम्म है। धम्म यानी सिद्धांत, प्रिंसिपल्स। और चिल्ला रहे हम सनातनी हैं, हम सनातनी हैं। कैसे सनातनी हो भाई? सनातन तो विश्व पर राज करेगा, सनातन विश्व पर राज करेगा। और तुम तो अपने ऊपर भी राज नहीं कर रहे हो, शाम को जाके लगा रहे हो। तुम्हारे ना भाषा पर कंट्रोल है, वर्ण व्यवस्था के जाति व्यवस्था के अनुसार अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हो, बोलो हम जन्म से ही ब्राह्मण हैं। अभी तो नई परिभाषा देना चालू कर दी, जन्म से भी ब्राह्मण होना चाहिए, कर्म से भी ब्राह्मण, तो वो ब्राह्मण है। अच्छा, जन्म से भी ब्राह्मण होना चाहिए, कर्म से भी, परिभाषा सही। ब्राह्मण कहीं जन्म से होता है? ब्राह्मण का मतलब अर्हत होता है, डिग्री है, तुमने चुराई है। तुम जाति बोल सकते हो ब्राह्मण, ठीक है बोलो, लेकिन ब्राह्मण इतनी छोटी चीजें नहीं है, बहुत बड़ी चीज है। जिसने अपने अंदर की राग द्वेष मोह यानी मूढ़ता खत्म कर दी है, जो क्लीन हो चुका है, जो बंधन मुक्त हो चुका है, जन्म मन मृत्यु के बंधन से मुक्त हो चुका है, ब्राह्मण जिसका मन पवित्र हो चुका है, जिसका मन के अंदर कोई गंदलापन नहीं, उसका मन अपने कंट्रोल में आ चुका है, जिसका चित्त अपने कंट्रोल में आ चुका है, जिसकी इंद्रिय अपने कंट्रोल में है, वो ब्राह्मण है। और तुम उस ब्राह्मण का दो कौड़ी का बनाने की कोशिश में लगे हो। और तुम नकली ब्राह्मण बन के बाकी लोगों को गुलाम बनाने के लिए बोलते हो अनपढ़ रहो, इनके बीच में अंधविश्वास फैलाओ, बच्चों को पढ़ाई में न भेज के धर्म के नाम पे रोडों पे भेज रहे हो, बोले ये यात्रा निकालो वो यात्रा निकालो। उनको ध्यान सेंटरों में भेजो, उनको कराटे सीखने दो, कुंफू सीखने दो। गांजे की चिलम शंकर जी के नाम पे पिलाने जा रहे हो। और देश को तुम समृद्ध बनाओगे। अच्छा, समृद्ध कैसा बनेगा भाई देश तुम्हारा समृद्ध? अरे ये अभी ढोंगी बाबा जो आए हैं, ये अभी मैं देखता हूँ कुछ कुछ सोशल मीडिया, ये महिलाओं की पिटाई कर रहे हैं, हेप्टोटिज्म के नाम पे उनके आंख पे देवियाँ ला रहे हैं, ये भूत दैत का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। भूत दैत नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में जा जाके ये जो ढोंगी बाबा है, मंत्रों का और इसका उसका क्या होता है मंत्र, शब्द जो उच्चार करते हो, शब्दों में ताकत होती है। एक शब्द है जो आपको बुराई से तोड़ता है और एक शब्द आपको गुलाम बनाता है। शब्दों में पावर होता है, शब्द बार बार जो दोहराते वो मंत्र है। क्या होता है भूत, क्या होता है दैत? लोगों को डरा देते हो, उसको चुड़ैल लगी है, उसको ये लगी है,
वहाँ पे दैत्य है, वहाँ पे सात्यासुरा है, किधर है? कहाँ है? वहाँ पे स्मशान में वो जिंदा है? कुछ नहीं है स्मशान में। ये जो शरीर है इसकी चेतना निकल जाती है, चेतना निकल गई, हड्डी मांस ये सारी चीज़ें हैं, इसको ले जाके जला देते और वो ब्रह्मांड के अंदर चली जाती। तुम उसी को शरीर को लेकर डराते रहते हो, डराते रहते हो। वो चेतना निकल गई। जिस लेवल पे चेतना में तुमने शरीर छोड़ा होगा, जिस लेवल पे छोड़ा होगा उस लेवल पे वो चला जाएगी चेतना। अब तुम्हारा जो काम है अपनी चेतना को शुद्ध करना है ना। पत्थर कंकड़ इकट्ठा करने में लगे हो। तुम समझते हो कि महल तुमने बना लिया, बड़ी पोस्ट पा ली, ये नोट प्रिंटिंग के अंदर छपे हुए नोट की गड्डियाँ इकट्ठी कर ली और 2-4 कॉलेजों की डिग्रियां लगा ली तो ये मुक्त हो गए। मुक्ति इतनी आसान है, त्याग करना पड़ता है, इतनी आसान नहीं है। अगर इतनी आसान होती तो तथागत को तो घर नहीं छोड़ना पड़ता, वो महल के अंदर में प्राप्त हो जाती। क्योंकि वो प्राप्ति नहीं हो रही थी, वहाँ पे चिंतन मनन का टाइम ही नहीं मिल रहा था, रिसर्च करने का ही टाइम नहीं मिल रहा था। बोले ये लो तुम्हारा घर, ये लो तुम्हारा महल, ये तो मैं जा रहा हूँ रिसर्च करने, शोध करने के लिए। 101 गुरुओं के पास में गए, बताओ भैया दुख मुक्ति का मार्ग है? नहीं, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है, ये इस विधि को करके देखो, ये हमारी योग वाली विधि है, ये हमारी ध्यान वाली विधि है, ये हमारी ऐसी विधि है, इसके अलावा कुछ है? बोले नहीं है। दुख मुक्ति का मार्ग ही नहीं मिला। बोले यार और कुछ करने को रहा होगा बड़ा, तो चलो शरीर को बड़ी तकलीफ देते हैं, खाना पीना कम कर देते हैं। तो जिस प्रकार से तकलीफ देना था पूरी तकलीफ दी, आखिर ऐसी पोजीशन पे आए कि मरने के कगार पे आए, शरीर ढांचा हो गया। देख रहे लेकिन अभी तक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। शरीर को पीड़ा देख के देखा, राजा था तब मजा मौज करके देखा, वो भी देखा तो वो टेम्पररी था, पीड़ा देखे देखा वो भी नहीं, फिर मिलेगा कैसे ज्ञान? सुजाता खीर लेके आती है, क्योंकि मन्नत मांगती है तो खीर देके, कि वृक्ष देवता उसको लगते कि प्रसन्न हो गए, ये वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे होते हैं, खीर देती है। तथागत खीर ग्रहण करते हैं, अच्छा लगता है, बहुत शांत लगता है, बहुत अच्छा लगता है उनको, अंदर से बहुत अच्छा लगता है। जब बहुत अच्छा लगता है उनको, बहुत बढ़िया लगता है, तो पहली बार आशा जग, अच्छा सभी काम तो इस चित्त से होना है, इस मन से होना है। अच्छा ये शरीर ही अगर स्वस्थ नहीं रहेगा तो फिर नया रिसर्च कैसे हो पाएगा? पहला लेसन, शरीर ही अगर ठीक ठाक नहीं है तो ब्रेन काम नहीं करेगा, वो ब्रेन काम नहीं करेगा तो रिसर्च कैसे होगा? जब रिसर्च ही नहीं होगे तो नया शोध कैसा करेंगे? नहीं कर सकते। जो 5 शिष्य थे उनके साथ में जो तपश्चर्या कर रहे थे वो नाराज हो गए। अरे ये व्यक्ति है, ये मार्ग भटक गया, इसने तो भोजन ग्रहण कर लिया, खीर ग्रहण कर ली। बोले अपन चले जाते, छोड़ के चले गए। लेकिन तथागत ने अपने आप को तैयार किया, भोजन सामग्री इकट्ठा की, एक एरिया ढूंढा और बुद्ध गया के बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर आसन मार के बैठ गए और बोले अब इस एरिया से, इस क्षेत्र से, इस पेड़ के नीचे से मैं तब तक किधर उधर नहीं जाऊंगा जब तक मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। अब मैं पूरा रिसर्च करूंगा। उन्होंने अपने ब्रेन पे रिसर्च किया। पहले इंद्रियों को देखा, मन को देखा, मन कैसे काम करते उसको देखा, फिर चित्त को देखा, चित्त की वृत्तियों को देखा, फिर शरीर को देखा, शरीर की स्थिति को देखा, शरीर की गति को देखा, श्वास को देखा, हर चीज़ को उन्होंने जागृत तरीके से देखा। शरीर कैसे बनता है, क्या होता है, फिर क्रोध आता है तो क्या होता है, द्वेष आता है तो क्या होता है, एक 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 एक, एक चीज़ का रिसर्च किया। रिसर्च करते 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 करते, क्योंकि उन्होंने सम्यक मार्ग का शोध किया।
पहला मार्ग तो उपभोग का मार्ग था, डांस करते थे, सारी चीज़ें थी, सब थी, नाना प्रकार के पकवान थी। एक तो खूब ये आराम वाला था, दूसरा पीड़ित वाला भी मार्ग उन्होंने देखा। अब तीसरा दोनों मार्ग छोड़ के सम्यक मार्ग, जो राइट मार्ग के अंदर उन्होंने शोध किया कि ये एक राइट मार्ग है जो ना शरीर को पीड़ा देने का, ना ढीला छोड़ने का, बैलेंस करने का। जैसे वीणा के तार है, अगर उसको कसेंगे तो तार टूट जाएगा, ढीला करेंगे तो आवाज़ ही नहीं आएगा। उसको बैलेंस में टाइट करना ताकि उसकी मधुर ध्वनि निकले। वो मधुरता का मार्ग ही सम्यक मार्ग है। उस मार्ग पर आना है, उसी को मध्यमा का है, मध्यम मार्ग का है, मध्यम प्रतिपदा। तो सम्यक दृष्टि प्राप्त होना ही पहला मुक्ति का यह द्वार ओपन करता है। सम्यक दृष्टि सारी भूमिका की चाबी है। और सम्यक दृष्टि प्राप्त करने के लिए एक चीज़ बहुत जरूरी है, वो है कि हर घटना को काज और इफेक्ट का ला माने। ऐसे नहीं माने कि भाई अचानक हो गई होगी, किसी न किसी का कारण है। वो जो भी अभी जो चीज़ है उसका कोई नहीं कोई कारण है। ऐसे अगर आदमी सोचता है तो उसका रिसर्च करने का ब्रेन डेवलप होता है। और चार चीज़ों को मानना, चार आर्य सत्य बताया उन्होंने। कोई भी घटना अगर घटती है तो उसका कोई कारण है। अगर उस घटना को निवारण करना है तो निवारण का एक मार्ग होता है। चार चीज़ें। तो वहाँ पर उन्होंने कहा दुख है तो दुख का कारण है, दुख का निवारण है तो निवारण का मार्ग है। बस यही चार चीज़ें। ये काज और इफेक्ट के लॉ पर डिपेंड है और इससे सम्यक दृष्टि का निर्माण होता है। फिर आगे जो बातें हमने बहुत सारे प्रवचनों के अंदर में की है, संकल्प, एक होता है इच्छा, मिल जाए तो बहुत अच्छा, और एक होता है इरादा। तो सम्यक संकल्प का मतलब क्या होता है? इरादा करना कि मुझे ये सही चीज़ चाहिए, मतलब चाहिए, करना है मतलब करना है। आपको जब सम्यक दृष्टि के माध्यम से सही चीज़ पता चली तो ढीला वाला नहीं होना, वहाँ पे करना है मतलब करना है। निष्काम भाव का होना, निष्काम का मतलब है निष्कर्म, निष्कर्म का मतलब है बगैर किसी लाभ के भी अच्छे के काम करना। लाभ मतलब एक तो आपको वेतन दिया जाता है इसलिए आप अच्छा काम करते हो, आपको कुछ वहाँ से कमीशन मिल रहा होता तो अच्छा करते हो, आपका कुछ नहीं कुछ ऐसा होता। लेकिन कुछ ऐसी जगह होती है कि लगे कि यहाँ पे कोई लाभ नहीं है तो भी करना अच्छा एक काम। सपोज मान के चलिए कि किसी को ठोकर लग गई है, रोड के किनारे लगी है, तो वहाँ पे 100 डायल करके या 101 जो भी है गवर्नमेंट का नंबर है, एम्बुलेंस को बुला के, वो अगर चलने फिरने की स्थिति में नहीं है तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना। अब हो सकता है आपका कोई लाभ नहीं हो, लेकिन मानवता की सेवा करना, ऐसे भी काम करना इस संकल्प के अंदर में। वृक्षारोपण करना, हो सकता है उस क्षेत्र से आप 2-4 साल के बाद दूसरे क्षेत्र चले जाओ, लेकिन लगाना कुछ भी अच्छा काम, उसको निष्कामता बोलते। हिंसा का समर्थक नहीं होना, अहिंसावादी होना। ये जो आतंकवादी है, आतंकवादी घटनाक्रम है, देश के खिलाफ षड्यंत्र करने वाली घटना है, चोरी करने वाली, राज्य के खिलाफ षड्यंत्र करने वाली घटना, उनका सपोर्ट नहीं करना। अहिंसावादी होना, संरक्षण करने में विश्वास करना। कहीं दंगा भड़क रहा है तो दंगा कैसे शांत हो इस पर सोचना, न कि दंगा भड़काने वाले पर। आजकल मैं बहुत से नेताओं को देखता हूँ, वो रात में जाके ये धर्म के खिलाफ वो धर्म के खिलाफ बोल के बड़े दंगे भड़काने में लगे रहते और बोलते कि देखो हमारे दंगा भड़काने से हमारी पार्टी ने इस बार इतनी सीटें लाई। स्टेटमेंट भी बड़े इससे देते मूर्खता से। हमारा वाच है उन लोगों पर भी, हमारा संगठन काम कर रहा है, हम उनको भी आप लोगों के सामने बाहर लाएंगे। अगर वो नहीं सुधरे तो सुधरने का चांस देना चाहिए आदमी को, क्योंकि हमें शांति स्थापित करना है, हमें विकास की गति को आगे बढ़ाना है। फिर जिन लोगों ने हमारे लिए अच्छे काम किए, इतिहास के अंदर में किए हैं, आज कर रहे हैं, भविष्य में करेंगे, उनके प्रति अभाव वाला होना। फिर जो माता पिता ने हमें पाला पोसा है, अच्छा किया है, रिश्तेदारों ने हमारे लिए अच्छा किया है, उनके प्रति
कृतज्ञ होना, नमक हरामी नहीं होना। अब निकल तो गया काम, अब अपना क्या है, ऐसा नहीं। उनकी ये होना, कृतज्ञ होना। तो ये संकल्प करना है, वाचा का सही उपयोग करना है, उद्देश्यपूर्वक वाणी बोलना है, उद्देश्यपूर्वक किताबें पढ़नी है। साहित्य बहुत सारा लिखा गया है, लेकिन आपको वो साहित्य पढ़ना है कि जिस आदमी ने जो काम किया है, जिसका प्रैक्टिकल है। जैसे अरहत के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो तथागत की वाणी पढ़िए। लॉ के बारे में अगर पढ़ना है बहुत अच्छे से तो बाबा साहब द्वारा किताबें पढ़िए, बहुत अच्छे से लॉयर है वो। इकोनॉमिक पे पढ़ना है तो बाबा साहब का इकोनॉमिक का साहित्य पढ़ना है। बिजनेसमैन के बारे में पढ़ना है तो आप जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हुए, जैसे एलन मस्क जैसे लोग हैं, ऐसे लोगों को स्टडी करना, उनके रिसर्च के पॉइंट को देखना, थॉमस एडिसन अल्वा को देखना। इंडिया के अंदर अगर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है तो रतन टाटा जी के बारे में पढ़ो। और पिताजी ने जो कुछ हैंडओवर किया, छोटा बिजनेस उसको बड़ा कैसे बनाता है, अजीम प्रेम जी के बारे में पढ़ो। वाणी, अच्छी वाणियों को पढ़ना, अच्छी वाणी को समझना, जानना। दो प्रकार का नॉलेज होता है, एक होता है स्पेशलाइज नॉलेज और एक होता है ओपिनियन। कुछ पढ़ के स्टेज पे बोलना एक ओपिनियन है, कुछ पढ़ के उसका प्रैक्टिकल करना वो ओपिनियन नहीं है, स्पेशलाइज नॉलेज है। हर सब्जेक्ट का एक स्पेशल व्यक्ति होता है, स्पेशलाइजेशन वो नॉलेज दे सकता है। कभी कभी हो सकता है कि उसने सही ढंग से प्रैक्टिकल नहीं किया हो तो नहीं दे सकता है, तो उसको भी दूसरे स्पेशलाइजेशन के पास जाना। स्पेशलाइज नॉलेज, जनरल नॉलेज, ध्यान रखना, दोनों में अंतर करना। इसलिए उद्देश्यपूर्वक बातचीत करना, काम की बातचीत करना, वाणी भी अच्छी वाली पढ़ना। फिर कर्म, सोचना है तो अच्छा सोचना, बोलना है तो अच्छा, शरीर से अच्छे काम करना, कर्म। फिर आजीविका बहुत जरूरी है, अच्छी वाली आजीविका चुनना जिसमें लोगों का भी फायदा हो, अपना भी फायदा हो। चोरी वाली आजीविका नहीं चुनना, मादक द्रव्य वाली नहीं चुनना, हत्या वाली नहीं चुनना किसी का, भाई कि ये दे दो मेरे को वो कर लूँगा, नहीं, गलत आजीविका नहीं, अच्छी आजीविका। तथागत एग्जाम्पल देते हैं कि आपके हाथ में अगर घाव नहीं हो और जहर भी ले लिया आपने तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर घाव है, जहर डाल दिया तो ब्लड के संपर्क में आ गया तो रिएक्शन कर देगा। समझने वाली बात है। अगर आपने दुष्कर्म नहीं किए तो आपको उसका फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको संसार में कमल के फूल जैसे रहना है। आपको भौरे जैसा कमल के फूलों से रस निकाल के अपनी जीविका चलानी, लहराते हुए फूल भी रहे और उसका रस भी लेके चले जाए और रस दोबारा निर्माण करे। आजकल लोग वो मछलियों में से वो ऑयल निकालते और मछली को जिंदा छोड़ देते, ऐसा भी कुछ आया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हमें एडॉप्ट करना पड़ेगा। तो ऐसी आजीविका चलाना, अच्छी आजीविका, सेवा वाली आजीविका हो सकती है, व्यवसाय हो सकता है। अच्छा व्यवसाय मतलब पब्लिक की सेवा के हिसाब में सोचना। वो जितना बड़ा आप सेवा भाव का कार्य वाली आजीविका अपनाओगे उतने बड़े अमीर हो जाओगे। ये प्रिंसिपल है। अगर आपको बहुत अच्छे एजुकेशन सिस्टम तैयार करना आता है और आपने उसको मल्टी फंक्शन में डाल दिया तो आप अमीर बन जाओगे। अगर आप बहुत अच्छा भोजन बनाना जानते हो और पूरे वर्ल्ड वाइड अगर फ्रेंचाइजी खोल दी तो अमीर हो जाओगे। आपने कोई अच्छी किताब लिखी और उस किताब की आपने लाखों हज़ारों भाषाओं में ट्रांसलेट कर दिया और उसको वर्ल्ड वाइड फेमस कर दिया तो अमीर बन जाओगे। अमीर बनना अभी कोई बड़ा काम नहीं रह गया। आपको केवल एक लाइन मिलने की ज़रूरत है, लाइन मिलने की ज़रूरत है। अमीर बहुत, लेकिन इंटेलेक्चुअलिटी प्राप्त करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, ज्ञान प्राप्त करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। बहुत लोहे के चने चबाने जैसा होता है ज्ञान प्राप्त करना, ऐसा नहीं, आसान नहीं। और अपने आप को प्रोटेक्ट करना गलत चीज़ों से, आने नहीं देना, आ गई उसको दूर भगाना, और अपने आप को ओपन रखना अच्छी चीज़ों के लिए। अच्छा ज्ञान आता उसको लेते रहो और उसको बढ़ाते रहो और उसका संरक्षण भी करो। ये एक्सरसाइज होते रहनी चाहिए ब्रेन की।
तो बॉडी के प्रति अवेयर रहना जरूरी है, माइंड के प्रति अवेयर रहना जरूरी है, आपके इमोशंस के प्रति अवेयर रहना जरूरी है, और जो प्रिंसिपल्स है, जो सदाचरण के नियम है, जो अच्छाई के नियम, इसको जानना जरूरी है। अगर आप जागृत व्यक्ति बन गए तो आप एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति बन जाओगे, और कभी भी आपको कुछ लगे कि खालीपन लगे, कुछ क्या करें क्या नहीं, उसी समय अच्छी चीज़ें डालना चालू करो ब्रेन में। और कभी एक घंटा तो अपने लिए दो अलग से, अच्छी किताब पढ़ने के लिए, अच्छी चीज़ पे फोकस करने के लिए, और वहाँ पर ले जाकर अपने आप को विजुअलाइज करने के लिए, आप जीवन में चाहते क्या है वैसा बन के अपने आप को देखने के लिए और उसके लिए काम करने के लिए आप तैयार हो जाओ। और जब आपको लगे कि अब मुझे आनंद चाहिए, अच्छी चीज़ चाहिए, तो एक शून्य वाला ध्यान आता है। इस अच्छे लेवल पे जब आप जाते हो तो शरीर को ढीला छोड़ के आती जाती श्वास को देखिए और अनित्यता के दर्शन करें। कभी कभी हो जाता है, लगाव हो जाता है, कभी बच्चों के प्रति, संपत्ति के प्रति, धन के प्रति, तो कभी कभी लगाव के चक्कर में कभी किसी का कोई प्रिय बिछड़ गया, कुछ ऐसा हो गया, तो वहाँ से निकलने का भी एक तरीका है कि अनित्यता वाला बोध। शरीर भी अनित्य है, रिश्तेदार भी अनित्य है, संपत्ति भी अनित्य, सारी चीज़ अनित्य है। तो अनित्य का जब आपको दर्शन करते हो तो परमानेंट चीज़ आपको पता चलती है कि परमानेंट आपकी चेतना है, शुद्ध चेतन जो आपके अंदर का है। पीवत रामरस लागी कुमारी, जो कबीर साहब, वो चेतन है, शुद्ध चेतन। दशरथ का राम का बेटा नहीं है, शुद्ध चेतन है, शुद्ध चेतन राम। जानकारी रखना है ना, शुद्ध चेतन राम आपका अपने अंदर है। इस प्रकार जन्म मृत्यु के बंधन से आप मुक्त हो जाओगे, अच्छाई के मार्ग पे आप जाओगे। आपको ज़रूरत पड़ी प्रैक्टिकल ध्यान करने के बारे में तो आप मुझे बुला सकते हो। वैसे 37 बोधिपक्षीय धम्म के अंदर में अगर आप कोई क्लासेस लेना चाहे तो किसी विहार के अंदर में मैं उसको आके बता सकता हूँ। 3 घंटे की 4 घंटे की क्लासेस होगी और प्रैक्टिकली नॉलेज है। तो हम आने वाले समय में बहुत अच्छा करेंगे, बहुत बढ़िया करेंगे। हमारे एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करेंगे, विहारों को डेवलप करेंगे। विहारों को भी तथागत के सिद्धांत के आधार पर, बाबा साहब के दर्शन के आधार पर उसको डेवलप करेंगे। विहारों को केवल छोटे छोटे विहार बना के काम नहीं करेंगे, एजुकेशन के सेंटर बनने की ज़रूरत है उनको। और एजुकेशन सेंटर बनाने के लिए 5-5, 10-10 एकड़ ज़मीन इकट्ठा करिए कम से कम बड़े बड़े शहरों के आसपास में, और वहाँ पर स्कूल सिस्टम है, भिक्षुओं के लिए मेडिटेशन सेंटर, एजुकेशन सेंटर है, वृद्धों के रहने के लिए है, हॉस्पिटल है, प्रेस है, सोशल मीडिया है, सभागृह है, खेलने के लिए स्थान है, मेडिटेशन सेंटर है, सारी चीज़ें, लाइब्रेरी है, विभिन्न धर्मों की किताबें हैं, सारा कंपैरेटिव स्टडी और विद्वानों को बुला के उनके लेक्चरर है, ये सब हमें करने की ज़रूरत है। कराटे, कुमकुम, सारी चीज़ें सिखाने की ज़रूरत है। और हमारा मार्शल आर्ट से लेके सारी चीज़ों को स्ट्रांग करने की ज़रूरत है। हमें सेल्फ डिफेंस की भूमिका में आने की ज़रूरत है, और समान विचारधारा वाले लोगों को एक साथ रहने की ज़रूरत है, और भारत को नवनिर्माण करने की ज़रूरत है। भारत में सामाजिक क्रांति करने की ज़रूरत है। और शासन करती जमात जो बाबा साहब ने कहा है, वो शासन के अंदर में हमें जाने की ज़रूरत है। बड़े उद्योगपति बनने की ज़रूरत है, बड़े लेवल पे काम करने की ज़रूरत है, संगठन बना के काम करने की ज़रूरत है। तो एक दूसरे को सहयोग करके, अच्छाई पर फोकस करके, एक दूसरे को सहयोग करके आगे बढ़ने में भूमिका निभाएंगे, और धम्म को चिरस्थायी बनाने के लिए काम करेंगे। इसी मंगल कामनाओं के साथ आपका मंगल हो, आपके परिवार का मंगल हो, आप स्वस्थ रहे, सुखी रहे, आनंदित रहे। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।